तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ना पूरी बुक्स जो एनसीईआरटी की हमारी बुक है ना, उस बुक्स के अंदर ना जितने भी पूरी बुक के अंदर फॉर्मूलाज हैं वो सारे फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो की जो ड्यूरेशन होने वाली है 1 घंटे से भी कम होगी। तो ये वीडियो ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, क्योंकि अगर हमारे फॉर्मूले याद होंगे ना तो हम एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके का क्वेश्चन ना आसानी से कर पाएंगे। एनसीईआरटी बुक्स के अंदर ना जितने भी हमारे पास फॉर्मूला है वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा भी ना जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं और हमारी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर उनके फॉर्मूलाज नहीं है वो भी हम सारे के सारे एक एक जो फॉर्मूला है वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे उसके बाद। और उस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे के सारे भी डिस्कस करेंगे, और मैं ना हर एक चैप्टर के अंदर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे उस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये आज 1 घंटे के आसपास का वीडियो है। अगर आप इसको देख लोगे ना तो आपके अंदर ना अलग ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आप ना इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके अंदर हर एक वो फॉर्मूला होगा जो एग्जाम के अंदर आपके यूज होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको ना एक कॉपी पेन लेकर बैठना है और जितने भी मैं फॉर्मूले लिखाऊंगा ना आपको एक एक करके नोट कर लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहला जो चैप्टर है ना मैथ्स के अंदर वो है रियल नंबर। अब रियल नंबर ना मैथ्स के अंदर कितने नंबर का वेटेज है इसका, तो इसका वेटेज है 6 नंबर का। और इसके अंदर टॉपिक क्या क्या पूछे जाते हैं, टॉपिक ना इसमें रेशनल इरेशनल नंबर के ऊपर ना कभी कभी 1 नंबर का ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेगा ये। देन उसके बाद एचसीएफ एलसीएम है। एचसीएफ एलसीएम में भी ना कभी कभी ये वर्ड प्रॉब्लम भी पूछ लेता है एचसीएफ एलसीएम की। तीसरा टॉपिक क्या है मेरा ना प्रूविंग वाला, मतलब इससे ना 100% ना एक क्वेश्चन आना है, ठीक है। वो भी कितने नंबर का, 1 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव, और 2 नंबर का क्या होगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। देन मेरे पास ना प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे। प्रूफ वाले क्वेश्चन या तो वो इरेशनल प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन देगा मुझे, जैसे स्क्वायर रूट 2 को प्रूफ करो, या फिर 2 प्लस की 3 रूट 5, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा ना वो इसके अंदर पूछ लेंगे। देन उसके बाद कंपोजिट प्रूफ करने वाले क्वेश्चन वो कैसे होगा, जैसे 2 into 3 into 4 into 5 और प्लस के 5। तो इस तरह का जो नंबर है ना उसे ना कंपोजिट प्रूफ करके दिखाओ। देन तीसरा नंबर प्रूविंग वाले क्या है, नंबर एंड विद डिजिट 0, जैसे 6 की पावर n है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं ना इसके एंड में 0 आएगी डिजिट या नहीं, ये चीज बतानी है मुझे, यस या नो। 3 तरह के इसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, एक एचसीएफ एलसीएम है, एक रेशनल इरेशनल के ऊपर एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये 3 टाइप है, तीनों टाइप को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इरेशनल, रेशनल और इरेशनल में किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो ना कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर में उनका सम कर दे, या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा। तो इसको ना हम याद रखेंगे कि रेशनल नंबर में जब भी हम रेशनल नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या मिलेगा मुझे, तो मिलेगा हमें रेशनल नंबर। देन उसके बाद अगर मैं रेशनल नंबर में ना इरेशनल नंबर ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो कैसा नंबर मिलेगा मुझे, इरेशनल मिलेगा, ठीक है। और अगर इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना तो तब मैं कह नहीं सकता कि कौन सा नंबर मिलेगा, इरेशनल मिलेगा या रेशनल मिलेगा। ये ना रिजल्ट में याद रखूंगा, क्योंकि इससे ना डायरेक्ट मेरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं। देन उसके बाद एचसीएफ एलसीएम की बात करें तो जैसे मेरे पास 2 नंबर है 16 और 24, तो मैं क्या करूंगा, इनके फैक्टर करें। सबसे पहले फैक्टर करेंगे तो 8 आ गया, ये 4, फिर उसके बाद 2, 2 1 जा 2, उसके बाद 24 का भी हम फैक्टर कर लेंगे। 24 का जैसे ही फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 12, 6, उसके बाद 3 और 3 1। ये करने के बाद मेरा काम क्या है, मैंने इनको 16 को कितना लिख लेंगे हम, ये 2 की पावर 4, क्या है 2 की पावर 4 है। 24 क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है। इतना काम होने के बाद मुझे निकालना है एक एलसीएम और एक एचसीएफ। एलसीएम के लिए एलसीएम को याद कैसे रखेंगे कि मुझे ना ऑल नंबर लेने हैं और पावर क्या लेनी है उनकी, लार्जेस्ट, ठीक है। अगर मुझे एचसीएफ निकालना तो मैं क्या करूंगा, कॉमन नंबर लेंगे सबके और पावर कैसी लेंगे उनकी, लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट बोल देते हैं। तो इन दोनों नंबर में ना ऑल नंबर क्या क्या है, एक तो 2 है और एक यहाँ भी 2 और 3 है। तो नंबर कौन कौन से लेने मुझे एलसीएम के लिए, एक तो 2 लेंगे हम,
और एक 3 लेंगे, और पावर कैसी लेंगे उनकी, लार्जेस्ट वाली। तो 2 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ कितनी है 3, तो मैं कितनी लूंगा 4 पावर लेंगे। ऐसी 3 के लिए यहाँ 1 है, यहाँ है नहीं है, तो 1 पावर इसकी लेंगे। तो कितना आंसर आया मेरा इसका, 2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 63 जा 48। तो इसका आंसर कितना आया एलसीएम, एलसीएम आया मेरा 48। अगर मुझे एचसीएफ निकालना होगा तो मैं कॉमन नंबर लूंगा, एक तो 2 है, सही है, 3 इसमें कॉमन नहीं है, तो मेरे पास कॉमन नंबर क्या लेंगे हम, बस सिंपल एक 2 नंबर लेंगे। और पावर कौन सी लेंगे, लोवेस्ट, लोवेस्ट पावर इसकी 3 है, इसकी 4 है, तो क्या लेंगे हम 3 पावर लेंगे। कितना आया, ये आ गया 8 आंसर। तो इस तरीके से ना मुझे एचसीएफ और एलसीएम के लिए ना ये चीज याद रखूंगा कि ऑल नंबर की पावर लार्जेस्ट कब लेंगे, एलसीएम में। एचसीएफ में क्या लेंगे, कॉमन नंबर, और पावर कितनी लेंगे, लोवेस्ट। तो ये मेरे दोनों आंसर इस तरीके से निकल जाएंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला याद रखेंगे हम कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यहाँ क्या ना मेरा एलसीएम और एचसीएफ में यही फॉर्मूले हैं। देन उसके बाद अगर मुझे कंपोजिट प्रूफ करना है तो इसके अंदर एक तो नंबर है प्राइम नंबर पता होना चाहिए। तो इसके प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 फैक्टर हो। और इसमें ना ऑब्जेक्टिव टाइप भी कभी कभी पूछ लेता है कि प्राइम नंबर में कितने फैक्टर है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ यानी कि खुद, सही है। जैसे नंबर क्या होंगे, एक तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 7, इस तरह के जो नंबर है ना जिनके 2 फैक्टर होंगे उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या है, जिसके ना मोर देन 2 फैक्टर हो, क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर हो, तो उनको क्या बोल देते हैं हम, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 6 और 8, इस तरह के जो नंबर होंगे ना जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। अब फैक्टर क्या है, जैसे इन क्वेश्चन को करने के लिए ना मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि 6 इक्वल टू, अगर मैं लिख लूं ना 2 इंटू 3, सही है, 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई में तो 6 के 2 तो फैक्टर हैं, ये 2 भी और 3 तो फैक्टर रहेंगे, लेकिन इसका ना 1 और फैक्टर है। तो जब भी मेरे पास 2 नंबर मल्टीप्लाई में होंगे ना तो मैं इसको बोल दूंगा कि ये इसके जो फैक्टर है ना क्या है, फैक्टर क्या होगा इसके, फैक्टर मोर देन 2 होंगे, और मोर देन 2 होंगे तो कैसा नंबर है ये कंपोजिट नंबर है, सही है। तो मैं ना इन नंबरों को ना 2 नंबरों की मल्टीप्लाई के रूप में लिखूंगा। अगर 2 नंबरों की मल्टीप्लाई के रूप में हमने लिख दिया तो इसके जो फैक्टर होंगे ना वो मोर देन 2 होंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी मिले ना 2 टर्म में, एक तो ये बीच में प्लस का साइन है और एक ये नंबर है, तो मैं क्या काम करूंगा, इन दोनों के अंदर ना कोई नंबर कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे हम। कॉमन लेते कितना हो गया 11, यहाँ कितना बचा 5 इंटू 70 प्लस इधर कितना बचेगा, इधर आ गया 3। तो इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, एक नंबर ये है और एक नंबर ये हो गया, तो 2 डिजिट बन गया मेरे पास, ठीक है, मल्टीप्लाई के रूप में। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, तो ये आ गया 88। इतना लिखने के बाद मेरे पास 2 नंबर तो ये है मल्टीप्लाई में, तो एक फैक्टर तो इस नंबर का 11 हो गया, एक 88 और 1 भी इसका है। तो बस मुझे यही पता करना है कि मोर देन 2 फैक्टर अगर है तो वो कैसा नंबर है, वो कंपोजिट नंबर है। तो हम लिख लेंगे दिस नंबर है दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। इसलिए नंबर कैसा होगा ये, दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से ना हम कंपोजिट नंबर अगर प्रूफ करने के लिए आता है ना तो आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे। सेम ये क्वेश्चन भी आप खुद से कर लोगे। देन उसके बाद एक आता है एंड विद डिजिट 0। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, जैसे 6 की पावर n है तो मैं ना इसके फैक्टर करूंगा। फैक्टर कितने होंगे इसके, 2 इंटू 3 की पावर n होगा, सही है। तो मैंने अलग अलग लिखू तो 2 की पावर n और एक 3 की पावर n होगा। तो 6 की पावर n के फैक्टर क्या होंगे, 6 की पावर n हैव नॉट फैक्टर 2 and 5 बोथ, सही है। यानी कि 6 की पावर n के 2 फैक्टर होने चाहिए, जीरो मतलब एंड विद जीरो के लिए क्या होना चाहिए, उसके ना फैक्टर 2 होने चाहिए
फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 and 5 बहुत, दोनों फैक्टर होने चाहिए। अगर दोनों फैक्टर है ना तो उसकी डिजिट क्या होगी, उसकी जो लास्ट में डिजिट आएगी ना वो 0 आ जाएगी। तो 6 की पावर n, दोनों फैक्टर, एक तो 2 तो फैक्टर है लेकिन 5 इसके पास फैक्टर नहीं है, इसलिए क्या होगा, नो 6 की पावर n इज नॉट एंड विद डिजिट 0। ये लाइन हम लिख देंगे इसमें, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, अगर मेरे जो फैक्टर है दोनों ये 2 और 5 अगर आते हैं इस फैक्टर के अंदर तो मेरे पास जैसे होगा 6 की पावर n एंड भी डिजिट 0 होगा, नहीं तो अगर एक भी आया ना 2 और 5 में से तब वो क्या होगा, नो आंसर आएगा इसका। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन कर लेंगे हम और ये भी क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आते हैं इरेशनल प्रूफ करने वाले, और ये ना दो टाइप के क्वेश्चन है और 100% ना हर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम मिस नहीं करेंगे, इसको करके जाएंगे। तो एक तरह के तो क्वेश्चन सिंपल ही है, एक डिजिट वाले, और एक ना इस तरह के क्वेश्चन है। तो ये कैसे होते हैं, इसके ना ये ना मैंने ये दोनों क्वेश्चन को ना टाइप कर दिया है। अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं एक बार। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको ना खुद से करोगे, नहीं तो मैंने ना एक वीडियो बनाई है, ठीक है, और इसको करने का ना याद करने का भी एक तरीका बताया इस वीडियो के अंदर। तो आप इस चैनल टॉपर्स स्टूडियो हमारा चैनल है, उस पर जाके ना इसको जैसे ही सर्च करोगे टॉपर्स स्टेडियम, उसके अंदर ना आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आपको ना इसको इन दोनों सवालों को करने का एक बहुत आसान तरीका इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, तो वहां जाके ना आप इस वीडियो को देख सकते हो। देन सेकंड चैप्टर है मेरा, ये चैप्टर ना अलजेब्रा यूनिट है मेरी सेकंड, वो ना 20 नंबर की आती है। उसके अंदर का एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर में ना 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर क्या है कि मेरे पास कोई ग्राफ होगा इस तरीके का, और ये कितनी जगह टच कर रहा है, ये इंटरसेक्ट करेगा, उतने मेरे पास 0 होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। एक क्या होगा, पॉलिनोमियल लेगा मुझे, उससे क्या निकलवा लेंगे, जीरोज, और जीरोज देंगे मुझे, उससे क्या निकलवा लेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दो टाइप ना, यानी कि जीरो से पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल से जीरोज हमसे पूछ सकते हैं वो। और देन एक टाइप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड उनके कोफिशिएंट जो होंगे। तो ये क्वेश्चन ना 100% हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ना करके जाना है हमें। और एक ये क्वेश्चन जैसे मैं करके दिखाऊं आपको, मुझे क्या पूछ रहा है, अगर इस तरीके का मेरा कोई ग्राफ है तो मैं क्या पता करूंगा इसमें ना, ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, इसको ना कितनी जगह टच या इंटरसेक्ट कर रहा है ये मेरा ग्राफ। तो एक जगह यहां टच करा, एक यहां करा, उसके बाद एक यहां करा और एक यहां कर दिया। तो इसमें कितने जीरोज है, तो इसके जीरोज कितने होंगे, तो इसकी जीरोज होंगे 4 जीरोज, क्योंकि इसने क्या करा, 4 जगह इंटरसेक्ट करा। ठीक है, उसके बाद इसने कितनी जगह टच करा, इंटरसेक्ट करा, तो वो 2 टाइम करा, तो 2 जीरोज होंगे इसके। ठीक है, उसके बाद अगर मेरा ग्राफ ना इस तरीके से चला गया, तो इसने कितनी जगह टच किया, तो टच तो एक जगह किया, इंटरसेक्ट किया नहीं। तो मुझे क्या याद रखना, अगर मेरा ग्राफ कहीं भी एक्स एक्सिस को टच कर ले या इंटरसेक्ट कर ले तो उसको हम काउंट करेंगे। तो इसकी जीरोज कितनी है, 1 है। तो इस तरीके क्वेश्चन ना बहुत आसान होते हैं, बस एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच या इंटरसेक्ट कर रहा है वो देख लेंगे और अपना आंसर बता देंगे। जैसे मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा, वो क्या कहेगा कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा हो, 2 पॉइंट पे, और वाई एक्सिस को 1 पॉइंट पे। ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है कि जीरोज कितने होंगे, तो कितने जीरोज होंगे, तो मुझे वाई से तो कोई मतलब ही नहीं है, कितनी जगह टच या इंटरसेक्ट कर रहा, मुझे है एक्स एक्सिस से मतलब। एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा हो 2 पॉइंट पे। तो आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन इसके लिए ना करेक्ट होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी हमसे पूछ लेगा वो। देन उसके बाद हमारे जो बोर्ड के अंदर 2024 के अंदर ना ये 5 क्वेश्चन आए थे अलग अलग सेट के अंदर, वो मैंने सारे लिख लिए क्योंकि टाइम हमारा जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, तो मैंने सारे लिख लिए। और ये क्वेश्चन मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये ग्राफ बने हुए थे, तो इसके अंदर देख लेंगे कितने जीरोज बनी, 1 और 1 2, कौन सा ऑप्शन है इसका, इसके लिए ना डी ऑप्शन है। देन उसके बाद चलते हैं हम इस पे, तो ये कितनी जगह टच किया,
ये इंटरसेक्ट किया, ये ना एक जगह करा, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा है, इसके लिए बी ऑप्शन है। इसके लिए ये कितनी जगह टच या इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स को, 1 और 2, तो कौन सा ऑप्शन है इसके लिए, इसके लिए डी ऑप्शन। अगले वाले के लिए ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच या इंटरसेक्ट कर रहा, तो ये एक भी जगह टच या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा 0। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये कितनी जगह टच या इंटरसेक्ट कर रहा, तो ये भी सी ऑप्शन होगा, क्योंकि एक भी जगह टच या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक टाइप तो ये होगा। सेकंड टाइप हम करते हैं पॉलिनोमियल से जीरोस निकालने, ठीक है। तो गिवन पॉलिनोमियल होगा, इस तरीके का पॉलिनोमियल होगा, और जीरोस फाइंड कर लेंगे किससे, मिड टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप खुद से करोगे। देन उसके बाद क्वेश्चन क्या बनेगा, मुझे ना जीरोस पता होंगी और मुझे क्या पता करना होगा, पॉलिनोमियल। तो इसका फॉर्मूला क्या है पॉलिनोमियल का, यहाँ ना कांस्टेंट नंबर कोई भी रख देंगे हम, सही है, इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। मैं क्वेश्चन भी करके दिखाता हूं। इसमें जैसे जीरोस मुझे दी 3 और माइनस के 5, मुझसे क्या पूछ रहा है, पॉलिनोमियल बताओ। तो सबसे पहले मेरे पास यही फॉर्मूला रखूंगा, तो के और ब्रैकेट में लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी कि दोनों को अगर मैं ऐड कर लू ना, ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये आ गया। देन उसके साथ क्या लिख देंगे, x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 3 इंटू माइनस के 5, सही है। इतना होने के बाद अब मैं सॉल्व करके ना यहाँ लिख दूंगा, तो ये कितना है, k इंटू एक्स स्क्वायर। अगर दोनों को मैं ऐड करूँ ना, तो माइनस के 2 और माइनस के 2 की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया, और प्लस माइनस ये माइनस के 15 होगा, सही है। तो इस तरीके से ना मेरा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो इसके ना पॉलिनोमियल क्या होगा, इन दोनों जीरोस का ये पॉलिनोमियल होगा। अगर मुझे सम ऑफ जीरोस बता दे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे, तो मैं ना इसी फॉर्मूले में लिखूंगा इसको भी, क्या रखेंगे, k इंटू अब ना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह क्या रख देंगे हम, डायरेक्ट ना 2 रख देंगे, क्योंकि मुझे सम ऑफ जीरोस दिया, यहाँ क्या मुझे दिया था, जीरोस दी थी, लेकिन माना सम ऑफ जीरोस दिया, तो मैं इसके अंदर रख दूंगा। तो ये कितना मिलेगा मुझे, माइनस के 2x और प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, माइनस के 50। तो ये प्लस वाला ना प्लस माइनस ना माइनस हो जाएगा, इस तरीके से मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद ज्यादातर क्वेश्चन में ना ये क्वेश्चन मतलब 2023 और 2024 में ना ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। क्या क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल के नंबर बताओ, कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं अगर मेरे पास ये 2 जीरोस है, ठीक है। तो अगर मैं इनसे बनाने की कोशिश करूँ ना, तो क्या पॉलिनोमियल बनेगा, तो यहाँ के जो लिखा होगा ना, के इंटू उसके बाद होगा एक्स स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ ना तो माइनस के, यानी कि यही क्वेश्चन है। तो मेरा आंसर आएगा फिलहाल ये। तो कितने जीरोस बन के आए इसके जीरोस ना, एक तो जीरोस यही है। अब के का मतलब है कांस्टेंट नंबर, क्या है, कांस्टेंट नंबर, यानी कि इसको ना मैं बदल सकता हूं, कभी 1 रख दिया, कभी 2 3 4 5, जितनी बार मैं रखूंगा ना उतने मेरे पॉलिनोमियल बनते जाएंगे। तो कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर नंबर ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेगा ना, तो भाई कितने हैं, इनफाइनाइट, सही है। अगर मेरे ऑप्शन में नॉट डिफाइन हो ना, तो उसको भी इनमें दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आया ना, उसको हम राइट लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइन या इंफिनिटी। अगला टाइप इसमें जो टॉपिक है ना, मतलब इसका तो क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा एंड कोएफिशिएंट क्या हो इसके, एबीसी, ठीक है, उनके अंदर बताना। तो मुझे इसके जीरोस निकालने, देन उसके बाद सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से ना मुझे ये लाना, मतलब ये इससे ना सम ऑफ जीरोस माइनस के बी अपॉन ए प्रूफ करके दिखाना, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए करके दिखाना। मुझे इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर ना एग्जाम्पल भी है, वहां से कर लेंगे हम। देन उसके बाद थर्ड जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें ना 3 मेथड है। कौन कौन से, एक ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना, 2 इक्वेशन होगी इस तरह की मेरे पास, ठीक है, उन्हें ना ग्राफिकली मेथड से, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि 3 मेथड है हमारे पास। तीनों मेथड पे ना 101% यानी कि 100% भी नहीं, 101% क्वेश्चन आना कंफर्म है। इन तीनों मेथड को ना आप करके जाओगे। सबसे 2024 में ना ग्राफिकल मेथड से ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 सेट के अंदर आया था, तो आप ना इन तीनों मेथड को
सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये तीनों ना हर एक चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे वहां यूज करेंगे। उसके बाद एपी के अंदर इन तीनों मेथड में से कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन सही है, तो इनको ना यूज ना हर एक चैप्टर के अंदर आना है, तो इन तीनों मेथड को ना हम सीख लेंगे पहले एग्जाम से पहले। तो ये ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 10th के अंदर ना ये तीनों मेथड है, क्योंकि हर एक चैप्टर में ना इनका यूज भी है। उसके बाद हमारे पास एक दो इक्वेशन है, अब इनमें ना कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे। सही है, तो इस पे ना मैंने सेपरेट वीडियो बनाया और काफी शानदार वीडियो है। सही है, तो आप टॉपर्स स्टेडियम मेरा चैनल है, ये टॉपिक में ना इस टॉपिक पे ना 100% एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको ना इस टॉपिक को भी मिस करके मत जाना। अपना वीडियो सेक्शन में जाके इस वीडियो को देख के आप वहां से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें सेम ये ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे ही है, इसके अंदर ना सबसे पहली चीज है मुझे फाइंड करने होंगे रूट्स। ठीक है, अब रूट्स ना दो तरीके से निकाल सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, एक तो मिड टर्म स्प्लिटिंग और एक फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से, यानी कि ये जो फॉर्मूला लिखा ना इस फॉर्मूले से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, अगर किसी भी मेथड, यानी कि इन दोनों से ना दो मेथड है मेरे पास, किसी से भी मैं सॉल्व करूंगा ना तो इसका जो आंसर आएगा ना दोनों से सेम आंसर आएंगे। ठीक है, तो हम कर लेंगे इसको। उसके बाद अगर मेरे पास ये इक्वेशन ना गिवन है, ठीक है, मुझे फाइंड रूट करने हैं, तो मेरे पास एक रूट तो क्या होगा, अल्फा माइनस के बी प्लस माइनस के रूट 2a डी अपॉन ए, यानी कि खुद से भी निकाल सकते हैं फाइंड रूट। ठीक है, ये यहां भी देख लेंगे। और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, और अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, इसको और याद कर लेंगे हम, स्क्वायर रूट डी अपॉन ए। ठीक है, ये तीन मेजर फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। उसके बाद अगर मेरे पास रूट्स पता हो मुझे और इक्वेशन निकालनी हो, सही है, यहाँ क्या था कि इक्वेशन पता है मुझे और रूट्स निकालने, यहाँ क्या है रूट्स पता है इक्वेशन निकालने, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। अभी हमने पॉलिनोमियल के अंदर भी पढ़ा था, ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ जीरोज की जगह अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं हम, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके होंगे। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, इसके ऊपर ना 101% यानी कि 100% इससे भी क्वेश्चन आएगा। सही है, तो इसको भी देख लेंगे एक बार। इसमें क्या है, अगर मेरा डी क्या है ग्रेटर देन 0, यानी कि डी अगर मेरा पॉजिटिव आ गया, अब डी क्या है, डी है मेरा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, अगर मेरा पॉजिटिव डी आ गया तो कैसे रूट्स आएंगे, रियल एंड अनइक्वल। अगर मेरा डी 0 आ गया, ठीक है, तब रूट कैसे होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल होंगे। अगर मेरा डी लेस देन 0 है, सही है, यानी कि डी कैसा आ गया मेरा नेगेटिव, सही है, तब रूट कैसे होंगे, नो रियल रूट। ठीक है, तो तीन तरीके से मुझे पता कर सकता हूं मैं। अगर मेरे से पास सिंगल बस यही पूछ लिया कि रियल रूट्स होंगे, अब रियल रूट्स ना इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तब कंडीशन क्या मिलेगी मुझे, डी जो होगा ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, तब ये कंडीशन लगा लेंगे हम। तो सही है, वैसे मैंने ना इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया नेचर ऑफ रूट के ऊपर, कब मेरे रूट्स ना रियल एंड इक्वल होंगे, कब रियल और अनइक्वल होंगे, कब मेरे पास नो रियल रूट होंगे। सही है, और इससे ना एग्जाम के अंदर इस बार क्वेश्चन कंफर्म है। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 6 नंबर के आसपास इसका वेटेज है। अब इसमें ना दो टॉपिक है, कौन कौन से, एक तो नंबर ऑफ टर्म यानी कि an, और एक नंबर ऑफ एनअदर टर्म यानी कि सम ऑफ एनअदर टर्म यानी कि sn। दो टॉपिक है मेरे पास। सबसे पहले मैं बात कर लूं एनअदर टर्म यानी कि an की, इसकी कितने फॉर्मूले हैं, इसके ना 3 फॉर्मूले हैं। सही है, अब 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, अगर मैं बिगिनिंग फ्रॉम बिगिनिंग क्या है, an क्या होगा a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। दूसरा क्या है, अगर मेरे से ना फ्रॉम एंड से पूछ ले, सही है, तो मैं क्या करूंगा an l माइनस n माइनस के 1 इंटू डी। तो ये l क्या होगा, ये ना लास्ट टर्म है, l क्या है
लास्ट टर्म माइनस के n माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, बस इसमें स्टार्टिंग से लेंगे तो स्टार्टिंग में ए आएगा, लास्ट से लेंगे तो एल आएगा। इसमें प्लस है तो इसमें माइनस है, बस इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मुझे एस एन गिवन है और मुझे ए एन पता करना है तो ए एन क्या होगा, एस एन माइनस के 1। सही है, यानी कि अगर मुझे ए फोर पता करना तो मैं क्या करूंगा, एस फोर में से क्या घटा लूंगा, एक कम करके, यानी कि एस थ्री घटा देंगे तो ए फोर आ जाएगा। इसमें डी की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो डी कैसे निकलेगा, बाद वाली टर्म में से नहीं, ए टू में से ए वन घटा देंगे, यानी कि बाद वाली टर्म से पहली वाली घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी मिल जाएगा। उसके बाद अगर मुझे एस एन की बात करें तो इसके निकालने के ना दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके कौन कौन से, अगर मेरे पास ना फर्स्ट टर्म पता मुझे और क्या पता, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी पता, तो मेरा एस एन का फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। और अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस की जगह ना लास्ट टर्म है, तो क्या करेंगे हम, एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर ना a प्लस के l, ये दो फॉर्मूले इसके हैं। इसी से मेरा एपी पूरा आराम से हो जाएगा। उसके बाद ट्रायंगल चैप्टर है। अब ट्रायंगल चैप्टर के अंदर ना दो टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक है, एक तो बीपीटी थ्योरम और एक सिमिलरिटी। सही है, तो बीपीटी थ्योरम ना प्रूफ करने के लिए ना 100% आनी है। सही है, बीपीटी थ्योरम का प्रूफ क्या होगा, हंड्रेड परसेंट आना है। सही है, तो इसके लिए भी ना मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया आपके लिए, ये वीडियो है, और इसमें ना इसको करने का एक शानदार ट्रिक भी बताई, जिससे आप एग्जाम में ना इसको भूल ना पाओ। तो इसको और देख लेंगे हम। देन उसके बाद इस पर ना बीपीटी थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन है। सही है, एनसीईआरटी के अंदर जो पहले एक्सरसाइज है ना उसी में ना बीपीटी थ्योरम के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो आप कर लेंगे। तो बीपीटी थ्योरम में ना, बीपीटी थ्योरम से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको ना आसानी से कर पाओगे। उसके बाद है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी का ना साइन इस तरीके का होगा, जैसे मेरे पास कॉन्ग्रुएंसी का साइन ना इस तरीके का था, उसी इसमें ना सिमिलरिटी का साइन ये है। उसके बाद इसमें क्या क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं इसके, इक्वल होते हैं, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये दो चीज है। अब इसमें ना मुझे अगर कोई सिमिलर दिखाना है दो ट्रायंगल, तो मुझे क्या क्या निकाल लेंगे, तीनों एंगल या दो एंगल। ठीक है, या फिर एस या एस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे इसके अंदर। और अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है तो क्या होगा, उनका रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ना, जैसे ए बी और डी, ए बी डी, ए सी डी एफ और बी सी ई एफ, इनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। और इनके ना कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे ऑटोमेटिक। देन जब भी वो सिमिलर होंगे तो क्या होगा, उनके एल्टीट्यूड, उनकी मीडियन का रेशियो, एल्टीट्यूड का रेशियो और उनके पैरामीटर का रेशियो ना, दोनों ट्रायंगल का क्या होगा, उनके जो रेशियो है ना, साइड के रेशियो उनके बराबर होगा। ठीक है, तो इस पे ना ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस चीज को भी हम याद रखेंगे। ये ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपने ये दो क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, मैंने खुद से टाइप कर लिया ये। इसमें क्या है, अगर इन दोनों क्वेश्चन को, ए ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो 100% जैसे बीपीटी थ्योरम ना हर बार आ रही है, वैसे ना ये दोनों क्वेश्चन आप करके जाओगे, क्योंकि ये ना एग्जाम के अंदर ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे बीपीटी थ्योरम हर बार आ रही है ना, ऐसे ये दोनों क्वेश्चन में से ना कोई एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। उसके बाद मेरे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या है, एक तो है डिस्टेंस फॉर्मूला और एक है सेक्शन फॉर्मूला। बस इसके अंदर ना दो टॉपिक है इसके अंदर भी। सही है, इनसे ना क्वेश्चन किस किस तरीके के बनेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि मेरे पास अगर दो पॉइंट है, इनके बीच में मुझे डिस्टेंस निकालनी है। अगर ये P है, ये Q है, तो डिस्टेंस क्या होगी, PQ होगी। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है। इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, एक तो क्वेश्चन बनेगा मेरा इक्वल डिस्टेंस का। ठीक है, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, या तो वो पूछ लेंगे कि x की वैल्यू बताओ, अगर ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे और इस वाले पॉइंट से क्या है, इक्वल दूरी पर, तब x की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो हमारा क्या काम है,
क्यू क्या है 0 और 2 है, और इसकी दूरी किस किस से, एक तो है 5 माइनस के 3 और एक है x और 7 इंच है। दूरी क्या है बराबर है, तो मुझे ना डिस्टेंस फॉर्मूला अगर पता है मुझे, तो ये p है और ये r है, तो मैं क्या करूंगा पी क्यू बराबर ना क्यू आर के लिख देंगे हम, और इससे डिस्टेंस फॉर्मूला और इससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ना उसके सॉल्व करेंगे, बेसिक मैथ लगा के मेरा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं ना x की वैल्यू आराम से बता दूंगा, या फिर इस तरह के क्वेश्चन होंगे x एक्सिस, और जब भी वो ना x एक्सिस की बात करे तो हम क्या मान लेंगे उसे, x एक्सिस के लिए ना x और 0 मान लेंगे। ठीक है, लेट करेंगे, फिर मैं ना सेम जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे ही ना x की वैल्यू निकाल लूंगा, किससे, एक पॉइंट क्या है 5 माइनस 3 है और दूसरा पॉइंट है 4 2। सपोज करो ये अगर मेरे पास a है, ये b है और ये c है, तो ए बी बराबर ना ए सी करके, क्योंकि ए से बी तक की दूरी और ए से सी तक की दूरी क्या है बराबर है, इससे इनमें दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ना इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर y एक्सिस है तो क्या पॉइंट मान लेंगे हम, इसके लिए मान लेंगे 0 और y, या इस तरह के क्वेश्चन होंगे x y, तब इनमें ना रिलेशन पूछ लेगा। ठीक है, इन 4 तरीकों से ना इक्वल डिस्टेंस का क्वेश्चन बन सकता है मेरा, तो इनको करके जाएंगे हम। उसके बाद अगर मेरे पास कोई भी ना 3 पॉइंट है और हमसे क्या पूछ ले वो कि ये तीनों पॉइंट जो है ना वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, या ऐसे ही पूछ लेगा कि वो तीनों पॉइंट क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट है, या फिर वो तीनों पॉइंट कैसे हैं कॉलिनियर है, या फिर वो तीनों पॉइंट कैसे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट है। ठीक है, अब 3 पॉइंट है, अगर मेरे पास 3 पॉइंट सपोज करो ये है, ये ए है, ये बी है और ये सी, 3 पॉइंट है। अगर मैंने ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाली और बी से सी तक की डिस्टेंस निकाली और सी से ए तक की, अगर तीनों बराबर आ गई तो कैसा ट्रायंगल बनेगा वो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ना तीनों साइड क्या होती है बराबर। आइसोसेलेस में क्या होता है कि कोई 2 साइड बराबर होंगी, यानी कि ए बी बी सी के बराबर आ जाए, या तो ये आ जाए, या बी सी सी ए के बराबर आ जाए, या सी ए बी के बराबर आ जाए। यानी कि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तीनों पॉइंटों के अंदर, 3 पॉइंट होंगे ए बी सी, उनके अंदर फाइंड क्या करूंगा मैं, ए बी निकाल लेंगे, बी सी और सी ए। अगर तीनों साइड बराबर है तो क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई भी 2 साइड का पेयर बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर मेरे पास कॉलिनियर की बात करें, कॉलिनियर कब होगा, जब एक बड़ी साइड ना, तीनों में देख लेंगे हम तीनों साइड में ना कौन सी बड़ी है, जोन सी भी बड़ी होगी ना, लार्जेस्ट साइड होगी, जैसे सी ए बड़ी है तो सी ए के बाद ना इन दोनों को ऐड करूं, यानी कि बड़ी साइड ना दोनों छोटी वाली साइड हो के सम के बराबर हो, ठीक है, तो वो होंगे कॉलिनियर। ऐसी ए बी बड़ा हो तो बची दोनों साइड ना का सम करे तो ए बी के बराबर आए तो वो कॉलिनियर होंगे। तो 3 कंडीशन में से कोई सी भी एक मिल गई वो क्या है कॉलिनियर है। ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल कब बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल जहां भी दिखे ना तो मैं ना पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे हम, तो हाइपोटेनियस अगर मेरा सी है, हाईएस्ट पावर मान लिया हमारी सी है, उसका स्क्वायर क्या होगा, दोनों जो छोटी साइड है ना उसके स्क्वायर के सम के बराबर हो, यानी कि लार्जेस्ट साइड है, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। हर एक चीज मैंने ना बारीकी से इसके अंदर लिख दिया, आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद से कर लेना, यानी कि 3 पॉइंट आए तब, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, उसके बाद अगर मेरे पास 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट पे भी ना डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन कैसा बनेगा, वो ना स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल पे क्वेश्चन बनेंगे। कैसे क्या करेंगे हम इसमें, अगर मेरे पास 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट अगर मैं मिलाऊं ना ऐसे करके, तो ये ए बी सी और डी ए, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ ए बी बी सी सी डी और डी ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये तो होगी मेरी साइड। अब इसके अंदर ना और क्या निकाल सकता हूँ, मैंने इसके डायगोनल और निकाल सकता हूँ, ये वाले यानी कि ए सी और बी डी, 2 डायगोनल निकाल ले, 6 चीज निकाल सकते हैं हम अगर मेरे पास 4 पॉइंट है। अब स्क्वायर कब होगा, अगर मेरी चारों साइड बराबर हो, ठीक है, तो स्क्वायर होगा। लेकिन एक और चीज है, अगर रोम्बस होगा ना तो उसके अंदर भी क्या होगी, चारों साइड बराबर होती हैं। अब मुझे दिक्कत क्या होगी, मुझे ना ये पहचानने में दिक्कत होगी कि स्क्वायर कौन सा है, रोम्बस कौन सा है, ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर ना मुझे डायगोनल भी चेक करने पड़ेंगे, अगर मेरे डायगोनल इक्वल आ गए तो स्क्वायर है, अगर इक्वल नहीं आए तो वो रोम्बस है, ठीक है। ऐसी सेम चीज पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड ना इक्वल होती है,
ये जैसे अपोजिट साइड है ये इक्वल है, ऐसी रेक्टेंगल के अंदर भी अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, इनमें भी डायगोनल चेक करेंगे, अगर डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल, अगर नहीं है तो पैरेललोग्राम। ठीक है, अब तो डायगोनल कौन से होंगे, अगर जिसका भी डायग्राम है ना 90 डिग्री होता है तो उनके क्या होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, जैसे स्क्वायर में होंगे ऐसी रेक्टेंगल में भी होंगे, क्योंकि यहाँ ना 90 डिग्री बनते हैं इनके। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं और अपने सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन ना हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला से बनते हैं। कौन कौन से, इक्वल डिस्टेंस वाला और एक 3 पॉइंट वाला, 3 पॉइंट में आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और कॉलिनियर। उसके बाद अगर मेरे पास 4 पॉइंट है तो इसमें क्या बनेंगे, स्क्वायर पूछ लेगा, रोम्बस या रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। ठीक है, 4 इसमें है। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला में क्या है, अगर मेरे पास 2 पॉइंट है और उसका ना कोई पॉइंट है उसको रेशियो में किस में डिवाइड कर दिया, m1 रेशियो m2 में, तो पॉइंट क्या, अगर मेरे से पॉइंट पूछ ले वो तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट निकल के आएगा, यानी कि इस m की ना अगर मुझे x पॉइंट चाहिए तो इसकी ना इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, m1 की किससे करेंगे, x2 से, m1 x2 आएगा ये, प्लस इस m2 की इधर वाले x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m2 x1, और अपॉन में ना जो रेशियो है उसको ऐड कर देंगे m1 प्लस, ये आ गया मेरा x पॉइंट। उसके बाद y वाला सेम कहानी ना, इस वाले m1 की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y वाला पॉइंट मिलेगा, m1 y2 प्लस m2 की y1 से, और अपॉन में लिख देंगे m1 प्लस m। ठीक है, तो ये ना मेरा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, या तो मुझसे वो पॉइंट पूछ लेगा, अगर मेरे से ना इसमें रेशियो पूछ ले तो रेशियो क्या ऐड करेंगे इसमें, वो k रेशियो 1 करके ना अपना क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसमें ट्राइसेक्शन होता है। ट्राइसेक्शन का मतलब है एक लाइन को ना 3 हिस्सों में बांटना, जैसे ये पॉइंट है, इसको ना क्या करा, 3 हिस्सों में बांट दिया हमने, 1 और एक 2 और एक 3 हिस्से हो गए। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा, इधर का रेशियो 1 है और इधर का 2 है, तो 1:2 तो ये हो गया। ये अगर मुझे ये पॉइंट पता करना हो तो इधर 2 है उधर कितना है 1, तो ये 2:1 से ना ये वाले पॉइंट पता कर लेंगे हम रेशियो से, जो ये वाला फॉर्मूला लगा के। और इक्वल पार्ट का मतलब क्या है, फोर इक्वल पार्ट का मतलब है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा ये वाली लाइन। रेशियो पता कर लेंगे, इसका एक हिस्सा इधर है 3 उधर है तो ये होगा 1:3, इसका 2 हिस्से इधर है 2 उधर है तो रेशियो क्या होगा, 2 से 2 कटेगा तो 1:1 है बीच में। ये कितना होगा, 3 हिस्से उधर है 1 उधर है तो ये होगा 3:1 से। ये सारे पॉइंट हम आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद है सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, ये ना बीचों बीच कटेगा तो 1:1 होगा, तो जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई उधर करूंगा ना, 1 के x2 में करेंगे तो x2 हो गया, 1 के x1 से करेंगे तो ये x1 हो गया, और अपॉन में ना दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 हो गया। ऐसी y वाला निकाल लेंगे, इसकी y2 में करेंगे तो y2, 1 की y1 से करेंगे तो y1 और y2। तो मिड पॉइंट अगर मुझे निकालना तो क्या होगा, दोनों x वालों का, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये मेरा क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा। इस तरीके से चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद है मेरा ट्रिग्नोमेट्री से, इसके अंदर ना 3 टाइप के क्वेश्चन है। कौन कौन से, एक तो इस तरीके के क्वेश्चन की साइन थीटा अगर मेरे पास 4/5 है तो बताओ tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसको ना मैं पाइथागोरस थ्योरम से ना तीसरी साइड निकाल के तब ये चीज निकाल लेता हूं। दूसरी चीज, तीसरा क्या है, एक मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, सही है, दोनों के टाइप के ना एक दूसरे से रिलेट भी नहीं करते, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ना 100% 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको भी याद कर लेंगे, मतलब याद कर लेंगे टेबल को और क्वेश्चन 1-2 करके देख लेंगे, देन हमारे ना 3 नंबर कंफर्म हो जाएंगे इस टेबल से ही। उसके बाद आता है प्रूविंग वाले क्वेश्चन, ये ना लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और ये भी 100% प्रूविंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना मेरे पास
जो ट्रायंगल होगा, मुझे पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो 90 डिग्री के सामने वाला इसमें क्या होगा, वो होगा हाइपोटेन्यूज। और जो मेरा जिस एंगल से मैं देख रहा हूं, जैसे यहां से देख रहा हूं, तो उसके सामने क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया क्या, वो बेस है। जैसे मैं अगर मैं इस एंगल से देखूं तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। जिस एंगल से मैं देख रहा हूं उसके सामने वाला मैं क्या बताया अभी, परपेंडिकुलर होगा, ये इस बार। और बेस क्या होगा, जो बच गया मेरा क्या होगा, वो बेस होगा। अभी तीन चीजें, अगर मैं तीनों के ना पॉसिबल रेशियोज निकाल लूं, तो या तो वो मिलेंगे मेरे पी अपॉन एच, या बी अपॉन एच, या पी अपॉन बी, बी अपॉन बी, या एच अपॉन बी, या एच अपॉन बी। ये 6 रेशियोज है, ठीक है। तो इन्हीं का नाम ना क्या रख दिया, जैसे पी अपॉन एच है तो उसका नाम रख दिया है उन्होंने साइन थीटा, बी अपॉन एच का कॉस थीटा, और इसका टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर ये सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। अगर आप ना इस चीज के ऊपर, मतलब इस तरीके, इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इस इन सब फॉर्मूलों को याद करना है, तो मैंने ना आपको एक वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, आप ना वहां जाके देख लोगे, इनके ना इन सब चीजों को याद किया है, याद करने का तरीका, और जितने भी इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन ना एक वीडियो के अंदर है। तो इसके अंदर ना पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करते हैं वो सब चीज भी ना आप स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे अगर आपको आता है ठीक है, नहीं तो एक वीडियो देख लो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जाके, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है, उसको देखने के बाद ना आपका ट्रिग्नोमेट्री से मतलब डर ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर क्वेश्चन आता है, मैंने अभी बताया आपको कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं हम, वो चीज ना मैंने ना इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है। यानी कि मैंने ना ऐसे सारे टॉपिक बना दी जिससे ना बोर्ड एग्जाम के अंदर टॉपिक से ना क्वेश्चन आ सकता है। तो हर एक वीडियो मिलेगी आपको जिस टॉपिक, जो भी टॉपिक ना हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ना एक वीडियो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उस पर जितने भी पीवाईक्यूज बन सकते हैं, और इसको याद करने के ना एक शानदार ट्रिक भी है। सही है, तो आप याद कर लोगे तो आपके ना ये 30 मिनट की वीडियो है, तो आपके ना इस 30 मिनट से ना 3 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद है ये 3 फॉर्मूलाज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ना प्रूविंग के अंदर हमारे काम आते हैं। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनको याद कैसे रखते हैं हम, साइन कॉस फिर टेन और कॉट यहां लिख देंगे, साइन कॉस टेन और कॉट, इधर 1 लिखा, इधर दोनों में 1 1 ऐड कर दिया, साइन कॉस टेन कॉट हो गया। उसके बाद सेक और कोसेक इधर लिख देंगे। तो इस तरीके से तीनों फॉर्मूले मेरे बन जाएंगे। अब इनको किस किस तरीके से हम और देख सकते हैं, ठीक है, वो ना जब हम प्रूविंग वाले क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। उसके बाद है सर्कल। सर्कल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ना मुझे 2 चीज पढ़नी है, एक तो टेंजेंट और एक सीकेंड। सीकेंड क्या होगा, अगर मेरे सर्कल को ना एक लाइन 2 पॉइंट से जाके कट करके चली जाए तो उसे बोलते हैं हम सीकेंड। और टेंजेंट क्या है, अगर मेरे सर्कल को ना कोई लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके चली जाए, सही है, तो वो क्या है, वो है मेरी टेंजेंट। क्या है, टेंजेंट की खास बात क्या है, वो ना सेंटर पे क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और जिस पॉइंट से कट करके जाती है उसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके अंदर ना अगर मेरे पास जो कोई पॉइंट है ऑन ए सर्कल, अगर मेरे पास पॉइंट क्या है ऑन ए सर्कल, तो टेंजेंट कितनी बनेगी, तो टेंजेंट ना एक भी नहीं बनेगी। ठीक है, अगर मेरे पास क्या हो इन ए सर्कल, यानी कि पॉइंट कहां हो, सर्कल के ऊपर हो, तब टेंजेंट कितनी बनेगी, तब टेंजेंट ना एक बनेगी। अगर मेरे पास किसी सर्कल से क्या हो आउटसाइड में हो, तो आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट क्या हो आउटसाइड द सर्कल। तो इन तीनों से ना मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अगर आउटसाइड द सर्कल है कोई पॉइंट, तो मेरी टेंजेंट कितनी बनेगी, इसमें टेंजेंट बन सकती है मेरी, कितनी बन रही है, वो बन रही है 2, एक तो ये और ये जा रही है। अगर मेरे सर्कल के ऊपर है तो एक ही बनेगी बस। इससे ना ऑब्जेक्टिव टाइप में मेरा क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद
इस डायग्राम के ऊपर मैं बात करूं तो इसमें ना ये अगर मैं इसका नाम रख दिया हमने ओ है, ये ए है, बी और ये सी है, तो मैं ना इसके लिए एक रिजल्ट बता देता हूं आपको। एक ट्रायंगल कौन सा, ए बी ओ, ए बी ओ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, बी सी ओ बी के, किसके, सी बी ओ के, ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। और ये जो टेंजेंट की लाइन है ना ए बी और सी बी, ये क्या है, ए बी सी बी के बराबर होगा। और क्या होगा, ये जो एंगल है ना, एंगल वन, इसका नाम लिखा हमने वन और इसका लिख देंगे हम टू, तो एंगल वन ना एंगल टू के बराबर होगा। चौथी बात, इसे अगर मैं नाम लिखूं फोर और ये फाइव, तो एंगल फोर ना फाइव के बराबर होगा। पांचवी बात क्या होगी, जो मेरा ये वाला एंगल है, ये कौन सा एंगल है, ए बी सी, कौन सा एंगल है, एंगल ए बी सी, और प्लस ये वाला जो एंगल ए और सी, दोनों का सम किसके बराबर होगा, वो होगा 180 के बराबर। ठीक है, तो इन रिजल्ट से ना मेरा किसी भी तरह का सर्कल के अंदर क्वेश्चन बनेगा तो मैं ना इस रिजल्ट के द्वारा ना इन सभी क्वेश्चन को ना आराम से कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके अंदर ना दो टॉपिक है। कौन कौन से टॉपिक है, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर और एक एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेक्टर और सेगमेंट क्या है उसके बारे में बता दूं मैं आपको। सेक्टर क्या है, अगर मेरे पास सर्कल के ऊपर कोई दो पॉइंट है और मैंने सेंटर से मिला दिया तो जितना भी पार्ट है ना ये, वो क्या है, ये सबका सारा का सारा पार्ट क्या बनेगा, ये बनेगा सेक्टर। ठीक है, तो दूसरा क्या है, अगर मेरे पास दो पॉइंट है और अगर उनको मिला दो यानी कि कोड है, तो जितना भी उसके अंदर एरिया होगा ना ये वाला, इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोल देंगे हम सेगमेंट। ठीक है, तो दोनों में फर्क पता चल गया। अब इनके ना मुझे एरिया निकालने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एरिया ऑफ सेक्टर की। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, 360 डिग्री थीटा ऊपर जो भी एंगल यहाँ बन रहा होगा ना वो थीटा, वो यहाँ लिख देंगे इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क है इतनी। सही, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, थीटा 360 नीचे, थीटा ऊपर इंटू 2 पाई आर। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर ऑफ सेक्टर, पैरामीटर क्या है, ये लेंथ भी और ये जो दोनों रेडियस है ना, इन सबको ऐड करेंगे अगर हम, तो क्या बनेगा, मेरा पैरामीटर ऑफ सेक्टर बन जाएगा। ये कितना है, ये आर है, ये आर है, और ये क्या है, ये है लेंथ ऑफ आर्क। तो 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क दोनों को मिला क्या बनेगा मेरा पैरामीटर ऑफ सेक्टर। इन तीनों टॉपिक्स मतलब तीनों जो है मेरे पास टॉपिक एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर, इनसे ना क्वेश्चन बनते हैं मेरे पास। ठीक है, अगर मेरे पास ये तो था माइनर सेक्टर जो नीचे की तरफ है, इसी बात को मैं अगर ये ऊपर वाले की बात करूं तो ये भी मेरा क्या है, सेक्टर है, लेकिन ये कैसा सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। तो अगर मुझे मेजर का फॉर्मूला निकालना तो मैं टोटल में से क्या करूंगा, टोटल सर्कल का एरिया निकाल लूंगा और उसमें से ये वाला एरिया घटा दूंगा, तो ये ऊपर वाला मेजर वाले का एरिया निकल जाएगा। तो पाई स्क्वायर में से क्या कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर घटा देंगे। तो मुझे माइनर सेक्टर निकालना आना चाहिए। सही है, उसके बाद सेगमेंट की बात करें। अब सेगमेंट ना ये वाला एरिया है, तो अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से क्या घटा लूं, ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, तो क्या मिलेगा मुझे, एरिया ऑफ सेगमेंट मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस के एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। मैंने एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी पढ़ा है पीछे, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें ना तो इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, अगर मेरे ना ये थीटा क्या हो जाए, जैसे 120 डिग्री हो गया, तो मैं साइन 120 की वैल्यू नहीं बता पाऊंगा, तो मैं ना फिर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अगर मेरा 120 है तो 120 बटे 2 60 डिग्री हो जाएगा, जिसकी मुझे ना वैल्यू पता है। कॉस 120 अपॉन 2 कितना बनेगा, वो भी 60 डिग्री, 16 डिग्री। तो मेरा ना यहाँ आंसर आ जाएगा आराम से। उसके बाद अगर मेजर का निकालना तो वही सेम चीज है, पाई स्क्वायर में से क्या घटा देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बस इसके अंदर ना इतना ही था।
उसके बाद इसके अंदर ना एक छोटा सा टॉपिक और है, एंगल बाय द हैंड ऑफ क्लॉक। अगर मेरे पास मिनट हैंड है तो 1 मिनट 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 का, क्योंकि ठीक है। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 60 इसके अपॉन में जाएगा तो 60 डिग्री का ना 1 मिनट में। ये चीज याद रखेंगे कि मिनट हैंड में क्या बनेगा, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर आवर हैंड है यानी कि ठीक है, तो 12 घंटे में कितने, 360 डिग्री का। 1 घंटे में 12 ना इसके अपॉन में जाएगा तो 30 डिग्री बनेगा। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में ये 60 है, तो 60 इसके अपॉन में जाने के बाद ना 1/2 हो जाएगा। 1 मिनट में ये 1/2 डिग्री देगा, और ये कितना देगा मिनट वाला, 6 डिग्री। ये चीज हम याद रखेंगे। तो ये वाली बात ठीक है, और एक ये वाली बात। उसके बाद एक तो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के अंदर ना मुझे 6 डायग्राम है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, हेमिस्फीयर और स्फीयर। ठीक है, ये 6 टॉपिक है। इसके अंदर मुझे क्या निकालना है, एक तो वॉल्यूम और एक सरफेस एरिया। लेकिन हमने जो 9th क्लास में पढ़ा था ना, ये सिंगल सिंगल डायग्राम थे। लेकिन इस बार जो 10th क्लास है ना, हमें कंबाइन फिगर होगा, उसके अंदर से उनकी वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है। तो मुझे ना इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर मेरे फॉर्मूले याद होंगे तो मैं ना आराम से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकाल दूंगा। तो इनके ना फोटो मतलब साथ के साथ मैं दिखा रहा हूं आपको। क्यूब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये है। आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या लिख लो। देन उसके बाद सिलेंडर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये है, कॉन का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये है। उसके बाद स्फीयर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये है, और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये। आप ना इनके सबके स्क्रीनशॉट ले लोगे। लेने के बाद हमें जो मेन टॉपिक है 10th क्लास के अंदर वो ये है। जो 10th क्लास है ना, 10th क्लास में जो हमारे सिलेबस में है वो ना कंबाइन फिगर है। अब कंबाइन फिगर कैसे, कंबाइन फिगर मैंने जैसे 2 फिगर है, ये कौन कौन से, ये तो क्या है, ये क्यूब है, और उसके बाद ये क्या है, ये है हेमिस्फीयर। अब इन दोनों में क्या है, अगर मुझे ना इसका एक तो निकालना मुझे इसका सरफेस एरिया, और एक क्या निकालनी है इसकी वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें ना वॉल्यूम निकालनी तो बहुत आसान है। कैसे निकाल लेंगे हम, अगर मेरा ना कोई भी डायग्राम आउटसाइड है, यानी कि डायग्राम के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि बाहर की तरफ है, तो मेरी जो वॉल्यूम होगी ना दोनों फिगर की ऐड हो जाएगी। अगर मेरा क्या है, फिगर अंदर की तरफ है, यानी कि इनसाइड है, अगर इनसाइड है ना तो मेरी वॉल्यूम क्या होगी, इसमें से ना इसकी वॉल्यूम घटा देंगे तो मेरी वॉल्यूम आराम से निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मुझे जो दिक्कत होगी ना वो सरफेस एरिया में होगी। सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं इसका, सरफेस एरिया में ना जैसे क्यूब है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो है, ये इसके ऊपर क्यूब के ऊपर रखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसका ना टोटल सरफेस एरिया लेंगे, किसका, क्यूब का लेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्यों लेंगे, क्योंकि इसका टॉप भी यूज कर लेंगे हम, बॉटम और टॉप भी यूज करेंगे और बॉटम भी यूज कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका जो पार्ट है ना एक, ये तो इंक्लूड होगा इसमें। ये ना जो सर्कल वाला पार्ट है ये इसमें ना इंक्लूड नहीं होगा। सही है, तो इस वाले टोटल सरफेस एरिया में ना क्यूब के क्या घटा देंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल घटा देंगे। क्या घटा देंगे, एरिया ऑफ सर्कल घटा लेंगे। अब बचा ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट में क्या है, ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है ना वो ना इसके ऊपर ढका हुआ है, तो इसको तो यूज करेंगे नहीं, तो इसका ना बार बार वाला हिस्सा यूज करेंगे। तो इसमें बार बार वाले हिस्से को क्या बोल देंगे हम, इसका ना बॉटम यूज नहीं कर पा रहे हम। अगर टॉप या बॉटम यूज नहीं करते तो इसका क्या निकाल लेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर का क्या चाहिए मुझे, उसका चाहिए मुझे कर्व सरफेस एरिया। और तीनों चीज को ना ऐड कर देंगे। जैसे टोटल सरफेस एरिया किसका लिया हमने, क्यूब का, उसमें से क्या घटा दिया, एरिया ऑफ सर्कल घटा लेंगे, और क्या प्लस करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इसमें ऐड कर देंगे। तो मेरा ना सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। सेम चीज यहाँ है, इसमें क्या है, इसका मैं टीएस से निकाल दूंगा क्यूब का, और इसमें क्या माइनस करेंगे, क्योंकि सर्कल वाला हिस्सा ना कट के अंदर की तरफ चलेगा, तो एरिया ऑफ सर्कल ना इसमें से घटा देंगे, एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन मैं इसको टच कहां कर सकता हूं, जो मेरा हेमिस्फीयर है ना इसको अंदर की तरफ से यहां से टच कर लेंगे हम। ठीक है, अगर टच कर सकते हैं ये ना इसका क्या निकाल लेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसका यहां तो ये क्या है, हॉलो, मतलब यहां से तो खाली है ये, और अंदर की तरफ यहां से टच कर लेंगे, तो ये क्या है मेरे लिए, एरिया ऑफ सर्कल घटा देंगे इसमें। तो उसके बाद क्या प्लस कर लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या ऐड करेंगे इसमें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फेयर। ठीक है, तो क्या क्या निकाला हमने, कर्व सरफेस एरिया क्यूब का, उसके बाद माइनस कर लेंगे इसमें एरिया ऑफ सर्कल, और प्लस क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इस तरीके से अपने, अगर मुझे ना इनकी फॉर्मूले याद है तो अभी मैंने फॉर्मूले दिखाए आपको, तो उनको ना याद कर लेंगे। जैसे अगर मुझे इनके फॉर्मूले चाहिए, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, तो ये फॉर्मूले ना मुझे 6 डायग्राम है हमारे पास, इनके ना फॉर्मूले मुझे याद होने चाहिए। ठीक है, आपने इनका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, या कॉपी पे ना इनको एक बार नोट करके ना इनको बार बार लिखोगे याद करके, तो आपके याद हो जाएंगे, और सवाल के अंदर ना इनको अप्लाई कर लेना उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा स्टैटिस्टिक। इसमें क्या है, इसमें ना मुझे 3 टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से, मीन, मीडियन एंड मॉड। अब मीन निकालने के ना कितने तरीके हैं, इसमें 3 टाइप है। उसके बाद मीडियन का एक ही तरीका है, और मॉड का भी एक ही टाइप है। ठीक है, तो इसमें ना 5 टाइप के क्वेश्चन है, और इनको करने के बाद ना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं इनके, तो इसके ऊपर ना एक डिटेल में वीडियो डला है। सही है, स्टैटिक्स के मीन, मीडियन और मॉड। सही है, ये ना बिल्कुल मतलब बिल्कुल डिटेल के अंदर बनाया गया है, और ये चैप्टर और एक है प्रोबेबिलिटी, दोनों मिला के ना 11 नंबर के आने वाले हैं। वेटेज कितना है इनका दोनों का, 11 नंबर है। ठीक है, 11 नंबर का ये चैप्टर आने वाले हैं दोनों, और दोनों चैप्टर ना इतने आसान है कि आप ना 2 वीडियो लगभग 2 घंटे खराब होंगे आपके। 2 घंटे के अंदर ना आप दोनों वीडियो को देख लोगे, और इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके ना 11 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, जो पास होने के लिए ना, जिनको दिक्कत ये होगी कि हम पास कैसे होंगे मैथ में, तो उनके लिए ना ये सही है, दोनों चैप्टर बहुत आसान भी है। तो आप इसको देख लोगे तो आपको ना ये जो फॉर्मूले हैं मीन निकालने के, इनको ना याद करने का तरीका भी बताया गया उस वीडियो के अंदर। ठीक है, वैसे हम इसके ना 3 मेथड है। कौन कौन से मेथड है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और ये एक्स पे बार है ना, ये मीन का ना सिंबल है। ठीक है, उसके बाद है अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। उसके बाद है स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम एच की। तो ये मेरे 3 फॉर्मूले किसके हुए, मीन के। उसके बाद है मीडियन का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन बाई टू माइनस के सी एफ अपॉन में एफ, और इंटू कर देंगे इसमें भी एच की। उसके बाद है मोड। मोड में क्या है, एल प्लस ये F1 है, ये 2F1 है। अगर F1 है तो F0 घटा देंगे, F2F1 है तो क्या क्या घटा लेंगे, F0 और F2, और मल्टीप्लाई यहां भी क्या कर देंगे, H की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है मीन, मीडियन और मोड के अंदर रिलेशन क्या है। तो 3 नाम है मेरे पास, क्या क्या है, मोड, फिर मीडियन है, और एक मोड है। एक मीन है, एक मीडियन है, एक मोड है। तो मैं ना इसके अगर फॉर्मूला लिखना है तो इसमें तो ये बड़ा नंबर है तो इसको 3 दिया हमने, ये छोटा नंबर है तो इसको 2 देंगे हम। तो मैं मतलब मुझे अगर घटाना हो तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, छोटे में से बड़ा। तो मैं ना बड़े नंबर में से ना छोटा नंबर घटाऊंगा, तो 3 में से ना 2 घटेगा, तो 3 मीडियन हो जाएगा, 2 मीन हो जाएगा। इस तरीके से मैं इसका रिलेशन भी याद रख सकता हूं। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। इन दोनों चैप्टर का ना वेटेज जो है 11 नंबर का है। तो इसके लिए ना बस एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम। यानी कि अगर मुझे किसी भी आउटकम के ना टोटल आउटकम पता है, तो टोटल आउटकम में से ना मेरे क्या निकलेंगे, फेवरेबल आउटकम निकलेंगे। तो मुझे पता क्या करना है, मुझे ना फोकस करना है टोटल आउटकम पे। ठीक है, और इसके अंदर जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, वो कॉइन के ऊपर है। तो कॉइन के ऊपर है तो मुझे इसकी क्या पता करनी है, इसके पता करने है टोटल आउटकम। अगर मुझे इसके टोटल आउटकम पता होंगे ना, तो मैं उसी में से ना फेवरेबल आउटकम भी निकाल लूंगा। अपने जो क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं ना, उनको बोलते हैं हम फेवरेबल आउटकम। ऐसी फैमिली के ऊपर क्वेश्चन है, डाइस, सही है, कार्ड होंगे, 52 कार्ड जो होते हैं, ईयर्स के ऊपर होंगे, यानी कि लीप ईयर या सिंपल ईयर के ऊपर ना, जैसे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि 52 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। उसके बाद बॉक्सेस होंगे, उसके अंदर यानी कि बॉक्स के अंदर ना कुछ रैंडमली बॉल होंगी या मार्बल्स होंगे, सही है, उनको निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा। तो बॉक्स वाले क्वेश्चन होंगे, देन उसके बाद होंगे नंबर्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके ऊपर ना एक डिटेल में वीडियो है, सही है, आप डबल की स्पीड पे लगा के भी देख लोगे ना, तो इनके सबके ना टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे, इन पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं,
वो सब चीज ना एक ही वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। सही है, तो आप YouTube चैनल पे जाके ना इस वीडियो को देख लोगे। उसके बाद है इसके और क्या फॉर्मूले हैं, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं और फॉर्मूले हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ना पूछे जाते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी के जब भी हम आंसर निकालेंगे ना, वो तो कहां से कहां तक निकलेंगे, 0 से तो बड़ा होगा या 0 भी हो सकता है कभी कभी, और क्या होंगे 1 से 1 भी होंगे, और 1 से क्या होंगे छोटे, यानी कि मेरे जो प्रोबेबिलिटी के आंसर निकलते हैं ना वो 0 से और 0 और 1 के बीच में होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मेरा आंसर 1 कब आएगा, जब मेरा इवेंट कैसा हो, श्योर इवेंट हो, तो उसका आंसर कितना आएगा 1। और 0 कब आएगा, जब मेरा जो इवेंट है ना वो इम्पॉसिबल अगर इवेंट है तो उसका आंसर आएगा 0। सही है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या है, जैसे किसी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी की प्रोबेबिलिटी मतलब किसी के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना होगा, वो 1 होगा। सही है, इसका मतलब ई पे बार है ना, तो इसका मतलब है नॉट ई। ठीक है, ई के होने की प्रोबेबिलिटी, ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, 1 के। इस तरीके से ना हमारे जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे के सारे हमने एक बार देख लिए। अब इनको ना हम याद और कर लेंगे, लगभग मैं मान के चलता हूं 1 घंटे के अंदर सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मतलब इन फॉर्मूलों को हम याद करेंगे। उसके बाद अगर हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, मतलब हमारे एग्जाम के अंदर ना क्वेश्चन जब छूटता है ना तो वो फॉर्मूलों की वजह से ही छूटते हैं। तो हम अगर हमारे फॉर्मूले याद होंगे ना तो हम हर एक क्वेश्चन को ना आसानी से कर पाएंगे।